हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के फ्यू मिनट सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के। इस आर्टिकल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट्स दी हैं, इम्पॉर्टेंट 5 जजमेंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सिर्फ 5 जजमेंट्स में इस आर्टिकल का मेंशन है या 5 जजमेंट्स में इस आर्टिकल का स्कोप बढ़ाया गया है, लेकिन ये 5 जजमेंट्स हमें एक डायरेक्शन देगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सोचता है आर्टिकल 21 के बारे में, कि वो किस तरह का आर्टिकल है हमारे संविधान का। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हमारे ऑफलाइन बैचेस में अभी भी एनरोलमेंट ऑन है और आप एनरोल करा सकते हैं इफ़ यू वांट टू हैव द कंटेंट प्लस द कनेक्ट। तो आपको ये सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी और काफ़ी लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस में नहीं प्रेफर कर सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, उनके कुछ लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ हैं, वो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस का कोर्स ले सकते हैं जिसमें वो सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी। चलिए, अब आर्टिकल 21 बेसिकली है क्या कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 21 की जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। इसका मतलब कि किसी भी इंसान को उसकी लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा जब तक कि लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऐसा करने के लिए ना कहे। ठीक है, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड नॉन सिटीजन्स। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 5 ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल राइट्स में। तो 15, 16, 19, 29, 30 दिस इज फॉर ओनली सिटीजन्स, एंड इसके अलावा के जो राइट्स है वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को, आर्टिकल 21 को, हार्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स कहा है। यानी कि ये जो राइट है ये सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन, ये जो शब्द है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था तब से लेके अब तक इसके स्कोप में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और मेनका गांधी केस से पहले, जिसको हम सेकंड नंबर पे आज डिस्कस करेंगे, उस केस से पहले पर्सनल लिबर्टी की जो डेफिनेशन थी वो काफ़ी नैरो हुआ करती थी। तो आइए इन 5 केसेस के थ्रू हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 21 को किस तरीके से डिफाइन किया गया। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1989। यहाँ पे दोस्तों एक जगह आप 1989 पढ़ेंगे, इसको 92 नहीं। जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017। पहले केस की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से मैं आपको केस के बारे में बताऊंगा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया इसको बताऊंगा। ये आपको दोनों प्रीलिम्स और मेंस में काम आएगा। मेंस में तो आप कोट करते ही हो जजमेंट्स को, लेकिन प्रीलिम्स में कैसे काम आएगा ये मैं आपको जल्दी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। केस क्या है? केस A.K. गोपालन साहब हैं और इनको 1947 में अरेस्ट किया गया था क्योंकि ये कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे और कम्युनिस्ट लीडर होने के नाते इनके ऊपर कुछ केस लगाए गए थे क्रिमिनल लॉ के अंदर और इनके अगेंस्ट जो था कन्विक्शन भी आ गया था। लेकिन जो हायर जुडिशरी थी उसने उस कन्विक्शन को ओवरटर्न कर दिया था और अब ये रिहा होने वाले थे। रिहा होने से पहले ही इनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर इनको दोबारा अरेस्ट करने का नोटिस मिल गया। इस नोटिस को इन्होंने जब चैलेंज किया और कहा कि जब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये मेरी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। उसके अलावा भी इन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 में भी मेरे पास फ्रीडम्स हैं, वो 7 फ्रीडम्स, उस टाइम 7 फ्रीडम्स हुआ करती थी, राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है जो मेरे को अरेस्ट करके रखा है विदाउट एनी एक्चुअल कन्विक्शन, वो मेरे इन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। अब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहां क्या कहा, ध्यान से देखना होगा। जजमेंट ने कहा कि आर्टिकल 21 सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ अवेलेबल है, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ नहीं। कहने का मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अगर किसी भी कानून के तहत किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो वो
उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते आर्टिकल 21 में, जब तक कि वो कानून प्रॉपर प्रोसीजर से पास हुआ है तब तक। ठीक है, कहने का मतलब आप कानून के मेरिट्स, डीमेरिट्स, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट ये नहीं देखोगे, आप बस ये देखोगे कि प्रोसीजर से बन गया, लॉ बन गया, बस ठीक है अप्लाई कर दो और लाइफ या लिबर्टी किसी की ले जाओ। यही बात यहां पे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कही, बिकॉज दे सेड कि ये जो वर्ड है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से अलग है। जहां अमेरिकन संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात होती है और वो ये कहते हैं कि कानूनों के मेरिट और डीमेरिट को भी ध्यान में रखना चाहिए, सब्सटेंस ऑफ द लॉ को भी पढ़ना चाहिए, यानी लॉ के कंटेंट्स को पढ़ के डिसाइड करना कि क्या वो सही है, जस्ट है, रीजनेबल है, उसके बाद देखना कि लॉ अप्लाई करना चाहिए या नहीं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने ये सब नहीं करना, तो काफी ज्यादा लिमिटेड पोस्चर। दूसरा लिमिटेड पोस्चर कि पर्सनल लिबर्टी मींस ओनली बॉडीली लिबर्टी। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी मतलब बॉडीली लिबर्टी, मतलब आपको कोई रिस्ट्रेंट में ना रखे, आपको कोई कैद करके रिस्ट्रिक्टेड ना रखे, यहीं तक पर्सनल लिबर्टी जो है वो रहती है। आपका पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी मन में आए करें, मतलब आर्टिकल 19 में भी लिबर्टी की बात हुई थी, आर्टिकल 21 में भी लिबर्टी की बात हुई थी, वहां फ्रीडम वर्ड यूज किया गया था। यहां पे ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 19 और 21 को अलग अलग देखना है आपने। 21 वाला जो फंडामेंटल राइट है वो अलग है, वो अलग लोगों पे अप्लाई होगा, 19 वाला अलग लोगों पे भी अप्लाई होगा। और 21 के अंडर जो प्रिजनर है वो 21 के अंडर कुछ नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि वो तो लॉफुली अंदर है, जेल के अंदर। तो कहने का मतलब दो नैरो प्रोसेस देखे इन्होंने, एक तो लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश देखना है बस, और दूसरा पर्सनल लिबर्टी देखनी है। अब दूसरे केस पे आते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। मेनका गांधी जी उस वक्त कांग्रेस पार्टी की मेंबर हुआ करती थी और उन्होंने किसी सिलसिले से बाहर जाना था। 1977 की बात है, पासपोर्ट तो इनको 76 में इशू हुआ था, लेकिन 1977 में जनता दल की गवर्नमेंट थी जो कांग्रेस के ऑपोजिशन पार्टीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। इस जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था इमरजेंसी की इंक्वायरीज करने के लिए, जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी उसके अंदर जो भी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने काम किए थे उसकी इंक्वायरी करने के लिए कमीशन बिठाया था जिसका नाम था शाह कमीशन। अब इस शाह कमीशन के सामने मेनका गांधी को प्रस्तुत होना था, ऐसा अथॉरिटीज ने कहा। और दूसरी बात ये कि उन्होंने उनका पासपोर्ट इंपाउंड कर दिया अंडर सेक्शन 10(3)(c) ऑफ पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967। जब मेनका गांधी ने पूछा कि आप मुझे एक डिटेल ऑर्डर बताएं, रीजंस बताएं कि मेरा पासपोर्ट क्यों इंपाउंड हुआ है, तो उनको वो रीजंस नहीं दिए गए। ये कहा गया कि बस हाँ, सेक्शन 10(3)(c) में ये लिखा है कि अगर आपके बाहर जाने से, अगर किसी के पासपोर्ट होल्ड करने से देश की सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को खतरा होता है तो फिर हम उसका पासपोर्ट इंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन उनको रीजंस जस्टिफाइड नहीं मिले, उन्होंने जुडिशरी को अप्रोच किया। जुडिशरी ने इसमें लैंडमार्क जजमेंट देते हुए गोपालन केस की जजमेंट को कंप्लीटली ओवररूल कर दिया। उन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स ऐसे साइलोज में नहीं चलते कि 21 में फ्रीडम लिबर्टी अलग है, 19 में अलग है, 14 में अलग है, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में चलते हैं। और आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 6 तरीके की फ्रीडम्स इसमें आपको प्रोवाइड होती है, और 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहने का मतलब कि आप इनको एक साथ कोलैबोरेट करके भी देख सकते हो, जरूरी नहीं कि ये अलग अलग देखने हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 21 जहां पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बता रहा है, वो प्रोसीजर जिससे आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है हमने रिस्ट्रिक्ट करनी है, वो प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, वो जस्ट होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप सब्सटेंस भी देखोगे उस कानून के अंदर के सेक्शंस का, और यहां एक्सपैंड हो गया एकदम से जिस तरीके से आप समझ रहे थे अभी तक आर्टिकल 21 को। और दूसरी चीज, आर्टिकल 21 सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, right to life is not just existing, and right to liberty is not just bodily freedom, it includes a lot of things। तो आगे जाके इसके स्कोप को ओपन एंडेड छोड़ दिया गया इस जजमेंट के अंदर, और हम ये देखेंगे
कि ढेरों चीज़ें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर आती हैं। राइट टू गुड एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू वाटर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रिवेसी। हम ये अभी उनमें से 2 केस और पढ़ेंगे। अब आते हैं तीसरे केस के ऊपर, हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। ये केस 2 कारणों की वजह से बड़ा फेमस है। पहला कारण ये कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड एक्सपीडिशियस ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। वाई? बिकॉज अगर आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी किसी ने छीनी है, यानी कि आपको अरेस्ट किया है और आपका ट्रायल स्पीडीली नहीं कंडक्ट हो रहा है, इसका मतलब आप और ज्यादा देर तक कोर्ट के अंदर रहोगे नाउ। और जब आप कोर्ट के अंदर जब आप जेल के अंदर रहोगे तो इसका मतलब ये होगा कि even if you have not committed the crime, in many cases we see this, that there are so many under trials that are living in the jails। तो आपने क्राइम कमिट नहीं किया है तब भी आप जेलों के अंदर बैठे हुए हो, ये आपके फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। ये आपको स्पीडी ट्रायल देना फंडामेंटल राइट है आपका। और इस केस के अंदर 1979 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में बिहार की कुछ जेलों के अंदर अंडर ट्रायल लोगों की जो सिचुएशन थी उसके ऊपर एक आर्टिकल आया। इस आर्टिकल के जरिए एक रिट पिटीशन दायर की गई और ये रिट पिटीशन वाज मेड बाय अ थर्ड पर्सन, नॉट बाय द फैमिली और द पीपल हु वर द प्रिजनर्स। तो इसी यहां से ही PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व होता है। और आपको पता होगा, हमने ये भी देखा है कि जस्टिस PN भगवती, इनका नाम एसोसिएट किया जाता है PIL के साथ, और जस्टिस PN भगवती ही इस केस के अंदर जो बेंच था उसको हेड कर रहे थे। अ रिट पिटीशन वाज फाइल्ड ताकि पहले जो ये 17 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, कईयों का इसमें से जो है जितनी मैक्सिमम सजा होती है उससे कई ज्यादा सालों तक ये वहां ऑलरेडी बैठ चुके हैं, उनका केस अभी तक पेंडिंग है, माइनर ऑफेंसेस के लिए अंदर रखे हुए हैं जेल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, और स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 का एक आपका पार्ट बना दिया। अब आपको मैं बताता हूं कि प्रीलिम्स में किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है दोस्तों। तो अगर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देखें जो स्लीपी क्लासेस ने 1 अगस्त से स्टार्ट की है, उसके अंदर आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार केस कौन से सिचुएशन से डील करता है या कौन से टॉपिक से डील करता है, एंड देयर यू हैव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो इन विद ऑल द क्वेश्चंस। तो आप ज़रूर एनरोल करें, साथ साथ टेस्ट उसको फॉलो करते रहें, और हम जल्द देखेंगे कि रिजल्ट्स आपके लिए बेहतर होते जाएंगे। चलिए, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 1989, ये मैंने कहा था। मोहिनी जैन जी जो थी वो उत्तर प्रदेश से एक मेडिकल स्टूडेंट थी जिन्होंने कर्नाटका के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, और कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज ने 3 कैटेगरीज ऑफ सीट्स रखी हुई थी, जिनमें से एक कैटेगरी थी आउटसाइडर्स, कर्नाटका से बाहर वाले लोगों के लिए, और उनसे बहुत ज़्यादा कैपिटेशन फीस मांगी जाती थी, कैपिटेशन चार्जेस मांगे जाते थे। और जो उसी कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट्स नाम से कुछ सीटें रिजर्व होती थी, उनके ऊपर कैप लगा हुआ था कि 5,000 रुपये से ज़्यादा आप फीस नहीं दोगे। जब इस तरीके का भेदभाव होना शुरू हुआ तो मोहिनी जैन, जो मेडिकल स्टूडेंट थी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने इस नोटिफिकेशन के खिलाफ एक चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चैलेंज के अंदर ये कहा कि आपका एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है। सो राइट टू एजुकेशन इज कंकॉमिटेंट टू द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड अंडर पार्ट 3। राइट टू एजुकेशन फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम राइट टू लाइफ। इतना इन्फ्लुएंस था इस जजमेंट का कि कुछ सालों बाद 2002 के अंदर हम ये देखते हैं कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 दैट वाज इनेक्टेड टू ऐड आर्टिकल 21A, जिसमें हम 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन को उनका फंडामेंटल राइट बना देते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका आपने तब कोट करना है, यूज करना है, जब आप राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट की बात करते हो। आगे बढ़ते हैं। आखिरी जजमेंट जिसको आज हमने डिस्कस करना है वो है जस्टिस KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। 2012 में आधार कार्ड के अगेंस्ट या आधार की जो स्कीम है, पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट कर्नाटका हाई कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस KS पुट्टस्वामी जी ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्होंने ये कहा कि आधार को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स
करवाने के लिए, क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है। इससे पहले की कुछ जजमेंट्स ऐसी थी, फॉर एग्जांपल खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हमारे संविधान में राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा हुआ था। लेकिन इस जजमेंट के अंदर उन्होंने इस चीज़ को, इस पक्ष को, इस ओपिनियन को खारिज करते हुए कहा कि प्राइवेसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट विच इमर्जेस फ्रॉम द गारंटी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21। मतलब आपके जीवन का हिस्सा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है आपकी प्राइवेसी। और इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेसी को हम उतना ही दर्जा देंगे जितना बाकी फंडामेंटल राइट्स या अधिकारों को देते हैं। ऑल्दो आधार के ऊपर इस बेंच ने नेक्स्ट बेंच को वो केसेस दे दिए और 2018 के अंदर आधार की जजमेंट अलग से आई, उसको हम आज नहीं डिस्कस करेंगे। मेरा पर्पस आपको बताने का ये कि यहां से हम 21 को, तो आर्टिकल 21 की जर्नी देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इन केसेस में और भी बातें हुई हो, बट हम आर्टिकल 21 की जर्नी देख रहे हैं, आपने याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से आपको एवोल्यूशनरी क्वेश्चंस आ सकते हैं संविधान के बारे में। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस में की जजमेंट के बाद कई सारे जो केसेस थे वो इस जजमेंट को कोट करने लग गए और उन्होंने कई सारे जजमेंट्स को शेप भी दिया। फॉर एग्जाम्पल डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, यानी कि सेक्शन 377 ऑफ द क्रिमिनल आईपीसी, उसकी जब डीक्रिमिनलाइजेशन हुई नवतेज जौहर केस में 2018 में, तब भी ये कहा गया कि प्राइवेसी जो भी है वो लोगों की अपनी एक फंडामेंटल राइट है। जोसेफ शाइन केस, जिसमें एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया, वो भी यही कहा कि ये पर्सनल लाइफ या प्राइवेसी का मैटर है। और इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस के अंदर, जहां सबरीमाला टेम्पल में 10 से 50 साल की महिलाओं को एंटर करने के लिए अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पे भी ये राइट टू प्राइवेसी या प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन की बात छिड़ी थी और ये जजमेंट इन सभी में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। तो देखा आपने कि आर्टिकल 21 का स्कोप बड़ा, और भी कई ऐसी जजमेंट्स हैं जिन्होंने और भी कई चीज़ों को राइट टू लाइफ के अंडर रखा है। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं तो आप अपनी भी हेल्प करेंगे और मेरी भी। नाउ इफ टू एंड हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में दिक्कत आती है और बाकी आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, आप पूरा जीएस का कोर्स नहीं भी लेना चाहते हैं, देन ऑल्सो इट्स नॉट एन इशू, क्योंकि आप अपना बंडल ऑफ कोर्सेज यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास 10 के 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जितने मर्जी चाहे अलग अलग मॉड्यूल्स को यहाँ पे परचेज करके कंटेंट को, डेली क्विजेस को, अपडेटेड मंथली करंट अफेयर्स को यहाँ पे देख के अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक गाइडेड फॉर्मेट में कर सकते हो। देखो, पढ़ना तो सबको खुद ही है, लेकिन एक जब रेजीम के अंदर आप पढ़ते हैं, एक स्केड्यूल के अंदर आप पढ़ते हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी पता चलती है अपनी। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए धन्यवाद।